गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपन न्यू पैरागॉन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपन आज 12th क्लास की जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम है उनके आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। और लास्ट क्लास में अपन पढ़ने से पहले इसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे इसमें, ठीक है। और जनरल इंट्रोडक्शन में अपन इसमें बात करें कि एग्रीकल्चर आप स्ट्रीम लेते हो तो क्यों लेते हो, ठीक है। और क्या इसका स्कोप है, पता चले कि अपन एग्रीकल्चर में आ गए और क्या क्या इसका स्कोप होना चाहिए, क्या इसकी डेफिनेशन है, कितने इसके एग्रीकल्चर की ब्रांचेस आते हैं अपने पास, ठीक है। कहाँ कहाँ अपन आगे जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपन आगे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं या फिर सोलोप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप डिस्कशन अपन करेंगे और आप लगातार हमारे साथ बने रहो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो अपने एग्रीकल्चर है, ठीक है। अपने जो एग्रीकल्चर है इसके टोटल जो मुख्यतः इसकी ब्रांच की बात करें तो इसकी टोटल मुख्यतः 3 ब्रांच है। कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट इसके अपने पास आती है एग्रोनॉमी। सबसे फर्स्ट आती है अपने पास में एग्रोनॉमी। सेकंड आती है इसमें हॉर्टिकल्चर और नेक्स्ट आते हैं उसमें एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके 3 ब्रांच हो गई, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और इसमें अपन देखें जो हॉर्टिकल्चर ये भी आगे अपने डिवाइडेशन होगी और ये कितने 4 पार्ट में डिवाइडेशन होगी। इसका फर्स्ट आता है अपने पास में ओलेरिकल्चर। फर्स्ट इसका ओलेरिकल्चर, सेकंड इसका पोमोलॉजी और थर्ड इसका फ्लोरिकल्चर और फोर्थ आता है इसमें पीएचडी, ठीक है, जिसको अपन किसके नाम से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको अपन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। और जिसका अर्थ ये होता है कि पोस्ट मीन्स बाद में, हार्वेस्ट मीन्स तुड़ाई और टेक्निक मीन्स कुछ ऐसी अपन तकनीक करेंगे जिससे कि फसल है या फिर अपने कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट है उसको कटाई के बाद भी उसका नुकसान कम से कम हो। तो इसके लिए अपन इसमें कुछ जो भी प्रोसेसिंग करेंगे वो इसमें की जाती है। तो सबसे पहले अपने पास आता है जो एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसकी जो फुल मीनिंग होती है अपने पास में AGRICULTURA, जो जिसके पीछे एक इसका कॉमन सा शब्द है। और ये क्वेश्चन हमेशा लगभग आता ही आता है, आपके 12th क्लास में देख लो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इसको जेट ICR आपके जो आगे विभिन्न कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी पूछा जाता है। जिसके पीछे कल्चर लग जाए, क्या लग जाए, जिसके पीछे अपने पास में कल्चर, वो शब्द हमेशा किसका होता है, लैटिन वर्ड का। कौन से होते हैं वो हमेशा लैटिन टर्म होती है। और जिसके पीछे क्या, नोमी, जिसके पीछे नोमी या फिर जिसके पीछे क्या लग जाए अपने पास में लॉजी, और तो वो दोनों हमेशा किसके होते हैं, ग्रीक टर्म होती है। वो किसके हमेशा ग्रीक टर्म होती है। और जिसके पीछे हमेशा कल्चर लग जाए वो आपके लैटिन टर्म होती है। और यही क्वेश्चन आपका JET 2019 में, ठीक है, जेट 2019 में पूछा गया कि एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो अपन बताएंगे एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज का, लैटिन का। क्लियर हो गया इतना। इसकी 3 ब्रांचें होगी, कौन कौन सी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और इसकी एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर है, इसका भी अपन आगे डिवाइडेशन किया है। कौन कौन सी में डिवाइडेशन किया है इसका, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में स्टडी ऑफ फ्लावर, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट और जो ओलेरिकल्चर है इसमें स्टडी ऑफ वेजिटेबल। क्लियर होगी बात आपकी। अब अपन देखते हैं इसके आगे क्या उत्तर बढ़ते हैं अपन इसमें। अब इसमें अपन देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर है, इसमें आप क्या क्या इसका स्कोप है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो इसमें अपन देखने वाले। इसके बाद जो सामान्य ब्रांच थी इसकी वो अपन डिस्कशन कर ली। इसकी 3 ब्रांच थी इसकी मुख्यतः और तीनों में इसका अलग अलग डिवाइडेशन होता है। तो अपन अब देखते हैं कि मान लो आपने एग्रीकल्चर का इसका स्कोप क्या आपने, ठीक है, स्कोप एंड डेफिनेशन। तो स्कोप की अपन इसमें बात करें, मान लो आपने 11th क्लास से, आपने 11th क्लास से भी एग्रीकल्चर पढ़ी, उसके बाद आप इसमें आगे 12th एग्रीकल्चर में आगे। आप देखो अब 12th एग्रीकल्चर में आ गए तो जैसे आप 12th पास आउट करोगे, ठीक है, आपके पास अलग अलग 3 रास्ते होंगे, ठीक है। 3 कौन कौन से, एक का नाम इसका JET, क्या नाम इसका JET, और एक का नाम क्या है इसका ICAR और तीसरा इसमें PH, ठीक है, जेट ICR PH। ये जो अपने JET एग्जाम है ये कहाँ पे होता है, राजस्थान लेवल पे। कहाँ पे होता है अपने राजस्थान लेवल पे। और जो ICR और BHU एग्जाम है ये दोनों इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं। कहाँ के होते हैं, इंडिया लेवल के दोनों एग्जाम होते हैं। क्लियर होगी इतनी बात आपकी। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आप एंट्रेंस कैसे लोगे, इसमें आप प्रवेश कैसे ले सकते हो। तो इसमें यदि अपन प्रवेश की बात करें तो JET का एग्जाम है, इसके लिए JET का एग्जाम लगता है अपने राजस्थान में, ठीक है। और उस एग्जाम के थ्रू आप इसमें एंट्रेंस ले सकते हो। लेकिन इसका क्या पाठ्यक्रम होता है, क्या कैसे आप इसमें प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस होता है क्या क्या इसका, एक तो एग्रीकल्चर आती है, और क्या इसमें बायो, और क्या इसमें केमिस्ट्री, ठीक है। PG के कितने इसमें 40 क्वेश्चन, इसके भी कितने 40 क्वेश्चन, और इसके भी कितने अपने पास में
40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेपर कितना हो गया इसमें 120 का हो गया, और इसमें कितनी मार्किंग इसमें 480। ठीक है, इसमें से आपको मार्किंग वहां से नंबर मिलने वाले हैं। बात करें इसमें अपन आईसीआर में, तो इसका भी सेम केस है 50-50-50 का, और इसमें बीएचयू में इसमें 50 क्वेश्चन इसके एग्रीकल्चर के और 25 केमिस्ट्री और 25 इसमें रीजनिंग का। ठीक है, ये था, इस पे अपन को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ये अपना वाला सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन इसको मेन इसको जेड का अपन ने देख लिया। 480 में से आपको नंबर डिवाइडेशन करेंगे, 120 इसके टोटल क्वेश्चन होंगे और 40 इसमें एबीसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो उसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपने प्रवेश दे लिया, लेकिन उसके बाद इसमें क्या होगा, कहाँ आप जॉब कर सकते हो, क्या कैसे होगा, उसकी बात करें अभी अपन। तो अपन जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो उसका क्या नाम है, विलेज। सबसे पहले अपने आता है विलेज स्तर पर, सबसे पहले अपने पास आता है विलेज स्तर पर। ठीक है, और जब गांव आपस में या फिर विलेज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक ब्लॉक या फिर तहसील का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं अपने पास में, एक ब्लॉक या फिर तहसील स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक, जब तहसील आपस में मिलेगी तो किसका निर्माण होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, एक जिले का निर्माण होता है। तो देखो इसमें 3 लेवल आ गए अपने पास में, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और विलेज लेवल पे जो आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, या फिर जो आप इसका स्कोप की अपन बात करें, तो इसमें कौन सी, जिसको अपन बोलते हैं एएस, क्या बोलते हैं इसको अपन, एएस मींस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे अपन इसमें क्या कर सकते हैं, डबल एओ, क्या कर सकते हैं इसका अपन, डबल एओ मींस असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सहायक कृषि अधिकारी। उसके बाद बात करें अपन इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी पोस्ट आती है अपने पास में एओ मींस इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आपने नाम सुना होगा केवीके का। किसका नाम सुना आपने, केवीके का। केवीके का जो इसकी फुल फॉर्म होती है कृषि विज्ञान केंद्र। क्या इसकी, कृषि विज्ञान केंद्र, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फार्म साइंस सेंटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपन इसको, फार्म साइंस सेंटर। ठीक है, तो इंग्लिश में अपन इसको फार्म साइंस सेंटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो फर्स्ट पोस्ट होती है और हाईएस्ट पोस्ट होती है, कहते हैं एग्रीकल्चर की सबसे जो पावरफुल पोस्ट होती है उसको अपन बोलते हैं एआरएस, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। ठीक है, और एक केवीके के अंदर एक पोस्ट होती है इसकी। उसके बाद बात आती है इसमें एसएमएस मीन्स सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, तो इसकी टोटल कितनी, हर एक केवीके में इसकी अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमी अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, हर एक अलग अलग इसमें सब्जेक्ट वाइज इसमें टोटल इसकी कितनी 4 to 6 पोस्ट होती है। ठीक है, किसी में 4 होगी, किसी में 6 होगी। उसके बाद अपन बात करें इसकी, एक आपने नाम सुना होगा टेक्निकल असिस्टेंट, क्या इसका, टीए। ठीक है, टीए, तो एक आती है इसमें AARO, क्या आती है इसमें, ARO या फिर AARO इसका असिस्टेंट होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। आप जैसे अपने पास बाजरा है या फिर अपने पास में मेज है, मक्का है, इसका आप अलग अलग वैरायटी पढ़ते हो। ठीक है, जैसे गंगा फर्स्ट है, गंगा 2 है, या फिर अपने वीट की बात करें इसमें, ठीक है, राज 3777 है, ठीक है, या फिर अर्जुन है, ST 2009 है। तो इसकी अलग अलग जो वैरायटी, इसको वैरायटी को कौन बनाता है, इसको बनाता है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। कौन बनाता है इसको, ARO। ठीक, उसके बाद अपने पास बात आती है इसमें फार्म मैनेजर। कौन आता है इसमें, फार्म मैनेजर। जिस फार्म पे वो वैरायटी को प्रोड्यूस करेगा ARO, तो उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी मैनेजिंग का काम कौन करेगा, उसके जो मैनेजिंग का काम है वो कौन करेगा, इसका फार्म मैनेजर करेगा। ठीक है, तो ये इतनी पोस्ट आ गई अपने पास केवीके में, और ये आपने आगे इसका तहसील लेवल पर। उसके बाद में जैसे आपने हर एक बैंक के अंदर, ठीक है, हर एक बैंक के अंदर पोस्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं AF। क्या बोलते हैं इसको अपन, AF। ठीक, AF जो पोस्ट होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आपने नाम सुना इसका पंजाब नेशनल बैंक का। तो पीएनबी ऐसी बात थोड़ी कि अपने कोटपुतली में पीएनबी की ब्रांच है तो पीएनबी की ब्रांच यहीं पे है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर तो कहीं और है, सबका अलग अलग, किसी का दिल्ली है, किसी का मुंबई है। तो कहने का मतलब है हर ब्लॉक लेवल पर ये बैंकें अलग अलग होती है, और हर एक बैंक के अंदर अपनी एक पोस्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और इसको जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है जिसको अपन बोलते हैं IBPS। ठीक है, उसके जगह एग्रीकल्चर का ही बंदा जा सकता है, वहाँ पर ना बायो का जा सकता, ना मैथ का जा सकता, ना कोई आर्ट्स वाला जा सकता। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें इसमें RRB। ठीक है, और इसमें नाबार्ड। तो इन हर एक बैंकों में इसके अलग अलग इसकी पोस्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन बात कर ली, और उसके बाद आ जाते हैं अपन इसमें अपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले स्कूल लेवल पर, उसके बाद में कॉलेज लेवल पर, और उसके बाद अपन यूनिवर्सिटी लेवल पर।
ठीक है। तो स्कूल में अलग अलग अपन को लेक्चरर से एग्रीकल्चर में, ठीक है, इसकी पोस्टिंग आती है अलग से। और कॉलेज लेवल पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वो चाहिए, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, इसकी पोस्टें होती हैं। तो ये अपना जो सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन था इसके स्कोप एंड इंपॉर्टेंस का, वो हो गया। अपने पढ़ा अपने पहले सबसे ग्राम लेवल पर, उसके ग्राम सभी मिलकर किसका निर्माण हुआ, ब्लॉक लेवल का, और उसके बाद किसका निर्माण हुआ, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और उधर अपने केवीके देख लिया, स्कूल एंड कॉलेज देख लिए, और बैंकें देख ली, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन, जिसको अपन कह सकते हैं कि अपन एग्रीकल्चर में क्या इसका स्कोप है। उसके बाद अपन जो अपना मेन टॉपिक है उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अपने चैप्टर का सबसे फर्स्ट अपन लगभग टॉपिक लेंगे इसका। आज अपन इससे शुरुआत कर रहे हैं। आप लगातार नोट्स बनाते रहें, अपने हैंड रिटन के नोट्स बनाते हैं आप मेरे साथ साथ। देखो, सबसे पहले अपन जिस क्रॉप की बात करने वाले हैं, या फिर जिसको अपन सबसे ज़्यादा कंजप्टिव यूज भी इसका करते हैं अपन, जिसका नाम है अपने पास में पर्ल मिलेट। क्या नाम है इसका, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अपन बाजरा, क्या बोलते हैं इसको अपन हिंदी में, बाजरा, ठीक है। तो कोई भी अपन जैसे बाजरा है, जैसे अपने पास मेज है, राइस है, ठीक है, शुगर कैन है, मोट बीन है, मूंग बीन है, किसी भी कहीं पढ़ेंगे तो सबका अपन को उसका हर एक बात उसको पॉइंट देखने। सबसे पहले वो कहाँ से आया, मीन्स उसको ओरिजिन प्लेस कौन सा है, क्या उसको अपन जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, मीन्स उसका अदर नेम क्या है, क्या उसका अपन बॉटनिकल नेम है, या फिर क्या उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक, उसका कौन सा उसका एडिबल पार्ट है, उसके फ्रूट को अपन क्या बोलेंगे, ये अपन को इसका डिस्कशन करना होता है। उसके बाद में उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या उसका मेन सोर्स है, ठीक, कौन सी करियर, कौन सी इसके इंटरकल्चर प्रैक्टिस है जो सबसे इसको अलग बनाती है, जैसे मेज में अलग होगी, ठीक है, पर्ल मिलेट में अलग होगी, इसी प्रकार। तो अपन जो सबसे पहले बाजरा में इसका देखते हैं, इसका अपन बात करेंगे इसके बॉटनिकल नेम की, और बात करेंगे इसके फैमिली की, और बात करेंगे इसके टू एन की, ठीक, और किसके अपन इसमें देखें, ओरिजिन प्लेस के इसमें, और क्लास में इसमें कौन है इसका फ्रूट, ठीक है। जो इसका बॉटनिकल नेम है, ये इसका क्या अपने पास में पेनिसिटम ग्लूकम, क्या नाम है इसका, पेनिसिटम ग्लूकम, पेनिसिटम ग्लूकम। नेक्स्ट अपन इसकी फैमिली देखें तो फैमिली इसकी कौन सी होगी, इसके नाम से स्पष्ट है, खाद्यान्न फसलें या ग्रेमिनी फसलें या फिर कौन सी घास कुल, इसके तीन नाम होते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ग्रेमिनी परिवार या ग्रेमिनी कुल, ठीक, ग्रेमिनी, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोएसी, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोएसी, या इसका एक अदर नेम और होता है, इसको अपन बोलते हैं कौन सा, घास कुल, ठीक, ग्रास फैमिली। अपन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को साथ लेकर चल रहे हैं, हिंदी में भी उसका एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश में भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें अपन देखें क्रोमोसोम नंबर, इसमें कितने हैं इसके 14, ओरिजिन प्लेस का, तो अपने पास कौन है, बाजरा, तो इसका कहाँ, अफ्रीका, कहाँ अपने पास में, अफ्रीका, ओरिजिन प्लेस इसका। और इसका जो फ्रूट होता है, किसी भी ग्रेमिनी परिवार के या फिर इसमें पोएसी फैमिली के कोई भी अपने पास फ्रूट आ जाए, उसी सभी के फ्रूट को अपन कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। क्या बोले इसको अपन, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन था वो अपन ने देख लिया। पेनिसिटम ग्लूकम नाम है इसका, ग्रेमिनी, पोएसी या घासकुल इसका फैमिली है, 14 इसका क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन प्लेस इसका अफ्रीका, और इसके फ्रूट का अपन क्या बोलने वाले, कैरियोप्सिस, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें इसका अपन पोस्टक्रम, ठीक है, इसका पोस्टक्रम, या जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, क्या बोलते हैं इसको अपन, इनफ्लोरेसेंस। तो इसका इनफ्लोरेसेंस कौन सा होने वाला है, ओपन पेनिकल, क्या नाम है उसका, ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन इसमें देखने वाले हैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों अपन इसका यूज करते हैं, क्या इसमें प्रोटीन है, कितना इसमें फैट है। तो देखो अपन जनरल इंट्रोडक्शन आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद अपन इसकी बात करें इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आएगा इसमें क्या, अपने पास जो बाजरा है एक ऐसी क्रॉप है, सभी ग्रेमिनी परिवार में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन के अलावा जो भी अपन बात करें जो संतुलित एक बैलेंस डाइट में होते हैं, अपने पास कौन होते हैं, वसा, खनिज लवण, ठीक है, वसा, खनिज लवण, और कौन इसमें कार्बोहाइड्रेट, और कौन अपने प्रोटीन,
ठीक है, ये एक बैलेंस डाइट के लिए अनिवार्य होते हैं। और सबसे ज्यादा फैट होते हैं, सबसे ज्यादा फैट वो भी किसमें, बाजरा में। सबसे ज्यादा जो खनिज लवण है वो भी किसमें, बाजरा में। और कार्बोहाइड्रेट वो भी किसमें, बाजरा में। लेकिन अपवाद स्वरूप एक इसमें प्रोटीन, प्रोटीन हाईएस्ट इसमें होता है वीट में। लेकिन वीट के बाद जितने भी जो बैलेंस डाइट के जो भी अपने पास फैक्टर होते हैं या जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं वो सभी हाईएस्ट किसमें होंगे आपके पर मिलेट में। ठीक है, बात करें इसके वसा की अपन, तो वसा इसमें कितनी, 5%। ठीक, खनिज लवण की बात करें तो 5 के आधे करो इसमें 2.5%। ठीक, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट 60 to 70%। ठीक है, 60 से 70% जितने भी आपकी ग्रेविनी फैमिली है सभी में लगभग यही पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बात करें अपन प्रोटीन की, तो जनरली इसकी प्रोटीन है इसमें 10 से 11%। किसी भी ग्रेविनी परिवार के आपको प्रोटीन पूछे आप इसमें 10 से 11% इसका ऑप्शन लगा देना। और अपवाद स्वरूप किसको, वीट का। और वीट का कितना है इसमें, 11 से 14%। यही क्वेश्चन आपका बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसी प्रकार अभी जेट 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा था कि पर मिनट का बॉटनिकल नेम, तो इसका बॉटनिकल नेम अभी अपन ने पढ़ा था इसका पेनिसिलम ग्लूकम। ठीक है, और ये भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो खनिज लवण है, जो खनिज लवण इसमें कितने, 2.5%, क्योंकि हाईएस्ट आपके पर मिनट में ही होते हैं। और जो इसकी फैट है, फैट भी हाईएस्ट इसी में होती है। ठीक है, तो इसमें आप देख ली प्रोटीन कितने इसमें। देखो इसमें याद करने के आपको मैं ट्रिक बताऊं आपको। हाईएस्ट कौन इसमें, पहले प्रोटीन को ले आओ अपन, ठीक, उसके बाद किसको ले अपन, फैट को, और उसके बाद किसको, मिनरल्स को। तो इसमें प्रोटीन कितना, 10%। 10 के हाफ किए कितना आ गया इसमें, 5%। और 5 के हाफ किए इसमें कितने, 2.5%। ठीक है, प्रोटीन हो गई, फैट हो गई, और कौन इसमें, मिनरल्स हो गए। ये आपने याद रखना है, इसकी ट्रिक आ गई, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि जितने भी ग्रेविनी फैमिली है सभी का लगभग कितना होता है इसमें, 60 से 70%। ठीक है, अब उस पर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसकी आगे बात करें तो इसका हाईएस्ट कल्टीवेशन कहाँ होता है, कैसे इसको उगाया जाता है, कौन से रीजन में उगाया जाता है, इसकी सोइल एंड क्लाइमेट। तो अपन इसका हेडिंग लगाओ, सोइल एंड क्लाइमेट। इसकी हेडिंग आएगी आपके पास में, सोइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो बात करें इसके अपन सोइल की, तो अपन अपने राजस्थान में देखें कि इसको बाजरा का हाईएस्ट कल्टीवेशन है जो इंडिया के अंदर हाईएस्ट काम किया जाता है राजस्थान में। और राजस्थान में हाईएस्ट काम किया जाता है अपने पास में जो अपना वेस्ट रीजन है। ठीक है, वेस्ट राजस्थान है, जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर इसका हाईएस्ट कल्टीवेशन किया जाता है। और इसमें अपने पास बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर, ये वाला डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो वहाँ के जलवायु कैसी, वहाँ की क्लाइमेट कैसा अपने पास, तो जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा, एरिड क्लाइमेट होता है। कैसा अपने पास में, एरिड। एरिड मीन्स शुष्क, जहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, इसका क्लाइमेट कौन सा, एरिड क्लाइमेट। ठीक, और क्या चाहिए इसके लिए, सोइल। सोइल इसके लिए कौन सा अपने पास में, सैंडी सोइल। ठीक है, सैंडी सोइल इसके ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और एरिड क्लाइमेट इसके लिए सुटेबल माना जाता है। नेक्स्ट वन, इसके बात करें अपन टेम्परेचर की, तो ये किसकी क्रॉप है, एक खरीफ की, किसकी, खरीफ सीजन। ठीक, और कैसा प्लांट है ये, C3 या फिर C4। जो भी खरीफ वाले होते हैं वो सभी कैसे होते हैं अपने पास, LDP STP। फोटो पीरियडिज्म के आधार पर अपन यदि बात करें तो जो भी खरीफ वाले वो सभी STP होते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल प्लस SDP प्लांट, और कैसा, C4 प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, C4 प्लांट। तो C4 प्लांट और कौन कौन से होते हैं, मेज है, परमिलेट है, शुगर कैन है, और कौन आपके पास में, सोरगम। जेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, निम्न में से एक C4 प्लांट है, तो आपको इसमें से इसके ऑप्शन लगाने हैं। यदि अपन इसकी नेक्स्ट बात करें, सोइल एंड क्लाइमेट हो गया अपने पास, एरिड इसका क्लाइमेट है, सैंडी सोइल इसके लिए रिक्वायरमेंट है, खरीफ की क्रॉप है, और STP प्लांट है, और C4 प्लांट है। वेरी इंपॉर्टेंट, C4 पर इसका इंपॉर्टेंट लगा था, ये आपके जेट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन बात करें इसके टेम्परेचर की, इसके तापमान की। ठीक है, इसके अपन तापमान की बात करें तो आपको सबको पता होगा कि जो इसमें अपन तापमान रिक्वायरमेंट होता है खरीफ की फसल में, तो सीधी सी बात है इसमें 3 इसकी स्टेज आती है। एक इसका अंकुरण, जर्मिनेशन, नेक्स्ट इसका ग्रोथ, ग्रोथ मींस की वनस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव फेज, और नेक्स्ट आती है इसकी मैच्योरिंग, मतलब इसको परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था। ठीक है, तो इसको अंकुरण के लिए आप इसको सीधा सा अंदाज लगाओ, इसमें जर्मिनेशन कब होता है और इसकी वृद्धि कब होगी और इसका परिपक्वन कब होगा, कौन से महीने में होगी, उसी मंथ के अकॉर्डिंग आप इसका टेम्परेचर लिख सकते हो। जैसे अपन बात करें जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन का जून जुलाई में होगा, और इसका जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना है इसमें, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है इसका, 30 से 35 डिग्री, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें इसकी वृद्धि की, तो वृद्धि इसमें कब होती है, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद इसको लेकर चलो। जुलाई में लगाए जिसको अपन अगस्त के मिड अगस्त में आ जाएंगे, और जब अपन मिड अगस्त पाएंगे इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे सर्दी आएगी तो इसका टेम्परेचर थोड़ा इसका कम होगा, और कम कितना इसमें 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन बात करें इसके अपन परिपक्वन या मैच्योर स्टेज है, इसको डफ स्टेज भी बोलते हैं, DOUGH, डफ स्टेज।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर, जैसे सर्दी आएगी तो वैसे टेम्परेचर कम होगा। परिपक्व अवस्था मींस कब, सितंबर अक्टूबर में अपन आ जाएंगे। तो इस सितंबर अक्टूबर महीने का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना है इसका, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगे इसकी तीनों अवस्था। किसी भी खरीफ फसल का आपसे पूछे तो मैं आपको बार बार नहीं लिखूंगा आगे, आप इसको यहाँ से ध्यान रखना कि इसकी जर्मिनेशन, इसकी ग्रोथ और इसकी परिपक्व अवस्था 30 से 35, 25 से 30 और 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका इसका टेम्परेचर, ठीक है। इसके अपन सोइल एंड क्लाइमेट की बात कर ली, इसके C4 प्लांट होता है, SPP प्लांट है, ठीक है। और उसके अपन नेक्स्ट जो बात करें इसका इरिगेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन इसको लगा तो दिया, लेकिन इसमें अपन पानी भी देना पड़ेगा, इसको अपन इरिगेशन इसमें देनी पड़ेगी। तो अपन बात करें इसका इरिगेशन मैनेजमेंट, तो कौन सी अवस्था पर अपन को इरिगेशन इसमें देना चाहिए और कितनी मात्रा में इसको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो परमलेट है अपने पास एक ऐसी क्रॉप, कैसी क्रॉप है, एक ऐसी क्रॉप जिसको सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी क्रॉप है सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट है, जो ऐसे कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा आपके पास शुष्क क्लाइमेट है वहां पर भी इसको आप ग्रो कर सकते हो। जैसे जैसे बात करें अपन इसके लिए इरिगेशन मैनेजमेंट, या इसको बोलते हैं अपन सिंचाई प्रबंधन, ठीक है। तो इसको अपन सबसे पहले इसकी बात करें, इसकी जल मांग, किसकी बात करें, इसके अपन जल मांग, या इसको अपन बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, वाटर रिक्वायरमेंट। तो इसकी कितनी होती है, 250 से 300 mm, 250 से 300 mm सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी होती है अपने पास में, परमलेट। क्लियर। उसके बाद में इसके ऊपर आप कब करोगे, इसमें इरिगेशन कौन से स्टेज पर दोगे। तो किसी भी क्रॉप में इरिगेशन देने के लिए अपन जिस मेजर डिटर्मिनेशन करते हैं अपन किसके द्वारा करते हैं, उसकी क्रिटिकल स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। अपन किससे करते हैं, उसकी क्रांतिक अवस्था से उसका अपन डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इसकी क्रांतिक अवस्था कितनी अपने पास में, 2 इसकी क्रांतिक अवस्था, ठीक है। फर्स्ट कौन सी इसमें, फ्लावरिंग स्टेज, और सेकंड कौन सी इसकी, डफ स्टेज, ठीक है। जो फर्स्ट इसके फ्लावरिंग मींस फूल आते समय, फूल आते समय, और नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड आएगी उसको अपन बोलेंगे डफ स्टेज, या आप क्या बोलते इसको, परिपक्व अवस्था, या फिर कब इसमें इसके जो फूल था इसको क्या बोलो, सॉरी इसके फ्रूट को अपन ने बोला था इसमें कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस बनते समय, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, दाने बनते समय, ठीक है, दाने बनते समय। 2 इसकी क्रिटिकल स्टेज होगी। लगभग आपके जो सभी जितने भी कुछ स्पेशल को छोड़े, जैसे शुगर केन है, जैसे वीट है और जैसे राइस है, ठीक है, इनको अपन अलग कर दें तो लगभग सभी में आपकी यही इसकी क्रिटिकल स्टेज आने वाली है, फूल आते समय और दाने बनते समय, ठीक है। और कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वो वीट से आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, और कहाँ से, शुगर केन से, जो फर्मेंटेड स्टेज है वहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो अपन जब पढ़वाएंगे तब इसको करवा देंगे, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, फूल आते समय और दाना बनते समय। क्लियर इसका इरिगेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, इसका इरिगेशन दे दिया अपन ने, इरिगेशन देने के बाद इसमें क्या करेंगे अपन, उसको फर्टिलाइजर देंगे, ठीक है। उसमें अपन क्या, इसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो बात करें अपन इसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, क्या फिर इसको अपन बोलते हैं उर्वरक प्रबंधन। क्या बोलते हैं इसको अपन, उर्वरक प्रबंधन, ठीक है, उर्वरक प्रबंधन। तो सीधी सी बात है, आप इसको अभी से समझ लो, आगे आपको कभी कोई समस्या नहीं आए कि जो उर्वरक मैनेजमेंट अपन इसमें करने वाले हैं वो किस प्रकार से करेंगे अपन इसमें, कि जो अपने ग्रेविनी परिवार है, ठीक है, ग्रेविनी परिवार में अपन इसमें सभी में, या इसको अपन बोल सकते हैं अनाज वर्गीय, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, अनाज वर्गीय परिवार। तो इसमें कौन कौन से मुख्य, इसमें फर्टिलाइजर देंगे, नाइट्रोजन देंगे, ठीक है, और किसको देंगे अपन इसमें, फॉस्फोरस देंगे, और किसको देंगे इसमें, पोटेशियम देंगे, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्या इसका, पोटेशियम। तो इसमें क्या किस अनुपात में देंगे अपन इसमें, 4:2:1, ठीक है, 4:2:1। इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें अपन जो नाइट्रोजन देंगे वो कितनी, इसमें 100 से 120 किलोग्राम देंगे, और फॉस्फोरस देंगे वो कितनी, इसमें 60 से 70 किलोग्राम देंगे, और जो आपके पास पोटेशियम दोगे वो इसमें कितनी, 30 से 40 किलोग्राम, मतलब 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसमें रिकमेंड करने वाले हो, किसकी, पोटेशियम की, और फास्फोरस और इसमें नाइट्रोजन। जो आपके पास अनाज वर्ग की फैमिली है उसमें हमेशा यही दिया जाता है, और 4:2:1। क्लियर हो गया। और इसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो गया। आगे से मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा, इसमें 4:2:1, तो आप समझ जा रहे हैं, इसमें 100 से 120 किलोग्राम, 60 से 70 किलोग्राम और 30 से 40 किलोग्राम। क्लियर होगी बात आपकी। उर्वरक मैनेजमेंट, उर्वरक मैनेजमेंट के बाद अपने पास जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, और जो अपने क्रॉप को हानि भी पहुंचाता है, तो इसको अपन बोलते हैं वीड मैनेजमेंट। क्या बोला इसका अपन, वीड मैनेजमेंट, या खरपतवार नियंत्रण या खरपतवार प्रबंधन। तो इसका अपन खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे, कौन इसका मेन खरपतवार होता है, वो अपन इसकी बात करने वाले हैं। खरपतवार
प्रबंधन। अपन बात करें इसकी खरपतवार प्रबंधन की, उससे पहले अपन ये बात कर लें कि इस पे लगता कौन सा खरपतवार है। ठीक है, खरपतवार इसका प्रमुख खरपतवार, प्रमुख खरपतवार। बात करें यदि अपन प्रमुख खरपतवार की, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है, उसका क्या नाम है, इसमें अपने पास में C4 फैमिली। ये कौन सी का था, C4 फैमिली का। और अपन जब खरपतवार पढ़ा था या फिर अपन आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो इसमें आ जाएगा कि जो C4 फैमिली है, इसका जो प्रमुख अपने पास में वीड होता है या इसका जो प्रमुख खरपतवार होता है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्राइका। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइका। हो सकता है कई बार आप इसको रूपड़ी के नाम से भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, स्ट्राइका या फिर क्या इसका रूपड़ी। ठीक, उसके बाद बात करें अपन इसमें कि कैसे इसका अपन इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसमें जो कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है, एक तो होता है अपने पास दो शब्द आएंगे इसमें, एक होता है उपयुक्त, एक होता है इसमें उपयुक्त, और एक किया जाता है इसमें उपयोग। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो उपयुक्त अपने पास में विडिसाइड है, इसका क्या नाम है, सीमाजीन। क्या नाम है इसका, सीमाजीन। और एक अपने पास में इसका उपयोग करने के लिए उपयोग किसका करते हैं अपन इसमें, एट्राजीन। दोनों का क्या केस है, अच्छे तरीके से अपना एक्सप्लेन करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो सीमाजीन क्या होता है, सीमाजीन मतलब वहां पर प्रयोग किया जाता है C4 फैमिली का। ये क्या है, इसमें उपयुक्त खरपतवार नाशी है, लेकिन इसमें उपयोग अपन बाजरा में किसका कर रहे हैं, इसका एट्राजीन का। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सीमाजीन को इसको सोल्यूबल होने के लिए या इसको घुलनशील होने के लिए हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसको जल की काफी आवश्यकता होती है, और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके एरिड क्लाइमेट में इसको अपन ग्रो करेंगे। जब एरिड क्लाइमेट में अपन इसको ग्रो करेंगे, तो इसको अपन अपने पास पानी इतना नहीं है, जब पानी इतना नहीं है तो ये खुलेगा नहीं, इसका अपन प्रयोग नहीं करने वाले। लेकिन अपन इसमें प्रयोग इसका करेंगे एट्राजीन का। ठीक है, एट्राजीन का अपन इसमें प्रयोग करने वाले हैं। ऑरेंज कलर का पैकेट आता है, आपको सबको पता होगा, अपन लगभग इसका घर पे मुख्यतः उपयोग करते ही है। तो इसमें किसका प्रयोग करना, अपन एट्राजीन विडिसाइड को किसको मारेंगे, ये स्ट्राइका रूपड़ी को मारेगा। नेक्स्ट वन खरपतवार प्रबंधन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन मैनेजमेंट हो गया। अपन इसकी क्या कर देते हैं, कटाई। ठीक है, इसको अपन देखते हैं कटाई। कटाई कब करेंगे, उसका भंडारण कब करेंगे अपन। ठीक, देखो बात करें इसका अपन कटाई, और किसकी बात करें अपन इसमें, इसका स्टोरेज, या इसको बोलते हैं अपन भंडारण। इसका अपन कटाई कब करने वाले हैं, तो कटाई अपन इसमें कब, जब अपने पास जो ग्रेन है या जो अपने पास में दाने हैं, तो दानों में इसमें नमी, क्या इसमें दानों में नमी कितने परसेंट, इसमें 20% नमी होने पर आप इसकी क्या कर दोगे, हार्वेस्टिंग। लेकिन जब दानों में नमी इसमें कितने परसेंट हो, 10 से 12%, कितने परसेंट इसमें, 10 से 12%, तो आप इसका क्या कर दोगे, भंडारण कर दोगे। ये लगभग अपने पास में परलेट कंप्लीट हो गया। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया अपन ने, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसका इसका इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट, वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, और इसके हार्वेस्टिंग और लास्ट का स्टोरेज। ठीक है, आप इसको हार्वेस्टिंग कब करने वाले, इसमें जब दानों में नमी इसमें 20% हो और स्टोरेज में 10 से 12% हो। ठीक है, ये लगभग अपना परलेट कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अपन बात करें इसमें नर्सरी, एक वेरी इंपॉर्टेंट इसकी अवधारणा है। और अपन इसमें बाजरा में किसके क्या तैयार करें, उसको लगाने से पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। हालांकि अपन जब इसको राजस्थान में लगाते हैं तो इसकी नर्सरी तैयार नहीं की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जैसे अपन बात करें महाराष्ट्र, तो वहाँ पर इसको अपन लगाने से पहले उसकी नर्सरी तैयार करेंगे। क्या नर्सरी की अवधारणा, वो अपन इसको 5 मिनट में अभी जस्ट इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखो आप हेडिंग लगो इसमें, बाजरे में नर्सरी की अवधारणा, बाजरे में नर्सरी की अवधारणा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया तो वही बंदा कर पाएगा जो ईमानदारी से पढ़ के गया होगा। ठीक है, और आईसीआर का तो फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और 12th में थोड़े इसके यहाँ से साइंस कम है, वैसे सिलेबस में दिया हुआ आपके, लेकिन आया नहीं आज तक क्वेश्चन, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, सिलेबस में है, दिया हुआ इसको। देखो इसमें क्या होता है, एक ब्राह्मण था जिसका क्या नाम था आपके पास में, मान लो कोई एक आर नाम का क्या था, ब्राह्मण था। ठीक है, या फिर आर नाम का कोई व्यक्ति था, वो उस व्यक्ति को कहाँ रहता था, महाराष्ट्र में रहता था। ठीक है, अपने राजस्थान से भी गया था और कहाँ गया, लास्ट में महाराष्ट्र गया था। और महाराष्ट्र जाने के बाद में उसको किसकी इच्छा हो गई, उसको क्या, मैं तो रोटी खाऊंगा, किसकी, बाजरे का ही खाना खाऊंगा मैं तो। ठीक है, ये गेहूं का खाना मैं नहीं खा सकता, मैं तो बाजरे का ही खाना खाऊंगा। अब अपन को बताएं महाराष्ट्र, वहां पर कैसी काली मृदा है, और काली मृदा में क्या भरा रहता है, वहां पर पानी भरा रहता है। और जब पानी भरा रहता है तो उसको अपन बाजरे को कल्टीवेशन वहां पर नहीं कर सकते, तो अपने सामने समस्या उत्पन्न हो गई। तो वैसे ही वो एक आर नाम का व्यक्ति वो वैसे ही जा रहा था, वैसे ही कहाँ जा रहा था, मतलब खेत में ऐसे ही उधर उधर पूछ रहा था लोगों को। तो एक महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण हुआ करता था, ठीक है ना, एक महाराज हुआ करता था जिसको पूरा महाराष्ट्र को भगवान के नाम से पूछता था, और उसका क्या नाम था, गौतम।
क्या नाम था उसका, गौतम नामक एक ब्राह्मण था या एक महाराज था, उसको पूरा महाराष्ट्र उसको भगवान की तरह पूछता था। तो वो गौतम के पास गया कि आपकी कुछ भगवान से सेटिंग वेटिंग हो तो आप बात कर दो कि मेरे को क्या उगाना है, यहाँ पे बाजरा उगाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। ठीक है, उसने कहा बात तो हम भगवान से कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी क्या लगेगी, दक्षिणा लगेगी। और इसको दक्षिणा कितनी लगे उसके, 500 रुपये। ठीक है, अब 500 रुपये और उधर किसान आ नाम का, अब 500 रुपये किसका हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब 500 रुपये किसके लिए समस्या आ गई, तो किसान 500 रुपये का पैसे होता था, पर वहाँ महाराष्ट्र थोड़ी जाते क्या, पैसे वैसे नहीं है। उसने कहा मैं तो कल्टीवेशन करने, बाजरे की कल्टीवेशन करने जा रहा था, और मेरे पास तो कितनी 4 से 5 किलोग्राम बाजरा है। ठीक है, आप कहो तो आधा मैं आपको दे दूं और आप कहो तो आधा मैं रख लूं। तो ठीक है चलो, महाराज ने कहा आप तो आधा हमें दे दो और आधा आप रख लो। तो इसमें 2 से 2.5 किलोग्राम कितना, इसमें 2 से 2.5 किलोग्राम इसने महाराज को दे दिया, और 2 से 2.5 किलोग्राम इसने अपने पास में रख लिया। अब देखो अपनी कहानी का सारांश देखो, अब आएगा इसके क्वेश्चन निकल के। तो अपन से पूछे कि बाजरे में नर्सरी की अवधारणा, तो किसने दी इसको, गौतम नामक वैज्ञानिक ने। किसने दी इसकी, गौतम नामक वैज्ञानिक ने। अपन को 1 हेक्टेयर में कितने में, 1 हेक्टेयर में अपन को यदि बाजरा उगाना है, तो इसके लिए आपको कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, तो कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी आपको, 500 मीटर स्क्वायर की। इसकी 500 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, उसकी दक्षिणा से अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। किसने दिया इसको, गौतम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और आपके पूछा कि महाराष्ट्र में अवधारणा कौन से राज्य ने दी, तो कौन से राज्य ने दी इसको, महाराष्ट्र राज्य ने इसकी अवधारणा दी थी। नेक्स्ट वन, और नर्सरी की अवधारणा किसमें दी जाती है, बाजरे में। और बात करें इसके नर्सरी की, इसकी सीड रेट कितनी लेंगे, तो सीड रेट इसके अपन 2 से 2.5 किलोग्राम इसकी सीड रेट ली जाती है। ठीक है, ये इसके लगभग अपने पास इसकी बाजरा कंप्लीट हो गया। और आप वीडियो आराम से देखिएगा, और इसके जो भी आगे होंगे क्वेश्चन अपन कल के नेक्स्ट क्लास में करने वाले। थैंक यू, आप लगातार बने रहें न्यू पैरागॉन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में।